और आजमगढ़ में एक नया हादसा हुआ है। वो नया हादसा क्या है, आइए आपको उसके बारे में बता सकते हैं। कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा वो कैमरा इस तरफ करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक पलट गई है और ये जो उसका ड्राइवर है ये यहाँ पे घायल पड़ा हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसे काफी ज्यादा चोट आई है और भीड़ काफी जमा हो गई है, हम देख सकते हैं। और आखिर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये ट्रक पलटा कैसे, और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक यह सरकार आई क्यों नहीं है। हम जनता से भी जानेंगे थोड़ी देर बाद, आप इंतजार कीजिए। हम जनता से जानेंगे कि ये किसकी गलती है, क्यों सरकार यहाँ पर नहीं आई है अभी तक, सरकार की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है यहाँ पर। आप अगर रोड को देखें, देखिए अभी एम्बुलेंस गुजरी है और एम्बुलेंस बॉडी को लेके गई है और उसका इलाज होगा। आप अगर रोड देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह पे गड्ढे हैं और यहाँ पर बार बार जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम यहाँ के नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे तो ये स्थिति सुधरेगी कैसे। और ऐसा नहीं है कि ये गड्ढे कभी भरे नहीं गए हैं, गड्ढे भरे गए हैं, पर उनके लिए जो सामान इस्तेमाल किया गया है, जो डामर इस्तेमाल किया गया है, उसको तो देख के लगता है कि भाई साहब दो ही दिन में गड्ढे वापस खराब। तो किसकी गलती है इसमें, सरकार की या फिर जिनको ये टेंडर दिया जाता है सड़कों के गड्ढे भरने की, उनकी? गफला कर कौन रहा है, गलती है किसकी। और इसी बीच यहाँ पर यहाँ के अध्यक्ष आ चुके हैं, देखिए अध्यक्ष आ चुके हैं और भीड़ यहाँ से बढ़कर अध्यक्ष के पास चले गई है। लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है कि आदमी का क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। और हम लोग सवाल पूछते रहेंगे और सवाल जरूरी भी है कि आखिर यह स्थिति बार बार आ क्यों रही है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी देश में यह स्थिति है कि यहाँ की आम सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, गांव को भारत की आत्मा कही जाती है, वो आत्मा जो है आज इतनी पीड़ित क्यों है, क्यों आज इसका जिम्मेदार हम आपको जल्द ही बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपको जी न्यूज में। मैं हूं आदित्य, यह है कैमरामैन वेदिका। धन्यवाद। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है हिंदी महोत्सव का आयोजन। देश विदेश के विश्वविद्यालयों से बच्चे ले रहे हिस्सा। मौसम ने बदली करवट, बढ़ सकती है और ठंड। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। आज से आम जनता को लगा महंगाई का झटका। जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा। बड़ी खबर आ रही है। अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि मैगी के दाम बढ़ जाने से दुकानों में काफी भीड़ लग चुकी है। आम जनता काफी परेशान। आइए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता आदर्श के पास। जैसा कि आपने देखा, मैगी के दाम बढ़ जाने से आम जनता काफी परेशान है। मैं खड़ा हूं रांची के डिबरी बाजार में। आइए जानते हैं जनता से कि मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आ रही है। यहाँ खड़ा बच्चा एक मैगी खा रहा है। आइए जानते हैं मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आ रही है। बाबू, आपका क्या नाम है? बाबू, क्या आपको मैगी पसंद है? हाँ, हमको मैगी बहुत पसंद है। हमको चिप्स भी पसंद है और हमको चॉकलेट भी पसंद है। मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आ रही है? नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैगी के दाम बढ़ जाने से समस्याएं काफ़ी है, लेकिन बच्चा हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। आइए उनकी माता से जानते हैं मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आई है। बहन जी, आपका क्या नाम है? हाय दैया, हम टीवी पे आ रहे हैं। जी जी, टीवी पे आ रहे हैं। रुकिए तनी रुकिए, आप पूछिए। मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आ रही है? अरे क्या बताएं भैया, बहुत समस्या है। हमारे जो बाबू है ना, मैगी के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, सब्जी उब्जी कुछ नहीं खाता है और डेली हमको बोलता है कि मम्मी मैगी बना के दो। अब क्या करें, अभी बाजार आए थे, लेके आ गया मैगी खाने के लिए। हमारा तो लिपस्टिक खरीदने का पैसा कम पड़ गया। जी, जैसा कि आपने सुना, एक मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी परेशानियां हो रही है मैगी के दाम बढ़ जाने से। आइए हमारी युवा पीढ़ी से जानते हैं मैगी के दाम बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं आ रही है। क्या नाम है आपका? समीक्षा। मैगी की दाम बढ़ गई है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हमको तो रोज़ सुबह जल्दी कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे में सुबह में जल्दी मैगी बना के खा लेते हैं और कभी कभी शाम को जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो थक भी जाते हैं, तो मैगी जल्दी बन जाती है तो बना के खा लेते हैं। और हमें घर से ना सीमित मात्रा में पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए। अब क्या करें, मैगी का दाम बढ़ गया है तो समस्या तो हो रही है हमें।
जैसा कि आपने सुना, हमारे युवा पीढ़ी को भी काफ़ी परेशानी हो रही है मैगी के दाम बढ़ जाने से। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं आदर्श कुमार, श्रीनाथ टाइम से। मैं प्रियंका मंडल। मैं अशोक कुमार गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ न्यूज़ के इस खास संस्करण में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले मैं आपको लिए चलूंगा आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस के छोटे से तालाब में। सबसे पहली खबर है कि आज से श्रीनाथ विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुभारंभ हो चुका है छठे हिंदी महोत्सव की, जहां से विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा में रिविका हत्याकांड, नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर हंगामा जारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत बोले, चीन और अमेरिका की नकल से नहीं बढ़ सकता है भारत। दिल्ली में किसानों की अर्जना रैली कल संपन्न हुई। चीन से खतरा देख जापान ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर गतिविधि बढ़ी। इन्हीं खबरों के विस्तार से हम लोग जानते हैं और आप सबकी नजरें भी हमारी न्यूज़ पर रहेगी। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखकों की अभिमान है भाषा, भाषा की शीर्ष पर बैठी हमारी प्यारी हिंदी भाषा। इन्हीं पंक्तियों को सफल और साकार बनाने के लिए तीन दिवसीय हिंदी दिवस छठी महोत्सव श्रीनाथ कॉलेज के प्रांगण में आरंभ हो चुकी है और यहाँ पर विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय से छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत करेंगे और अपने जौहर दिखाएंगे। अब चलते हैं दूसरे खबर की ओर, जहां एक और हम हिंदी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वही हमारे एक पड़ोसी हैं बड़े ही नकचिड़े, और वे हमेशा कुछ न कुछ अड़ंगा लगाने में लगे ही रहते हैं। कोरोना भी उनकी ही देन है और अब हाल फिलहाल में 9 दिसंबर में हुए तवांग झड़प में हमारे शहीद जो भी हमारे सिपाही थे उनके साथ भारी झड़प हुई और उनसे मात खाने के बाद भी वे सुधर नहीं रहे हैं। अंत में एक रोचक न्यूज़ के साथ मैं अपने न्यूज़ चैनल समाप्त करना चाहूँगी, जो है राशि बहन ने कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिए, जिससे ये साबित होता है कि उनका संबंध मुगलों से है, क्योंकि वो चने काबुली थे और सबसे ज़्यादा काबुली चने तिहाड़ में पाए जाते हैं और देश के युवाओं को इसलिए तिहाड़ से सख्त नफरत है। नमस्कार आप सभी को। मैं सानिया वाशी श्रीनाथ न्यूज़ से वन संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे देश में वन संरक्षण को लेके बहुत सारी कार्रवाई कराई जा रही है। जैसे बहुत सारे वन को काटा जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट में ये उठाया गया है कदम कि वन ना काटे, क्योंकि वन अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए भी वन बहुत अनिवार्य होता है, इसीलिए गवर्नमेंट में सरकार संरक्षण द्वारा हमारे झारखंड में भी वन विभाग को बहुत सारे वर्गीकृत में बांटा गया है, जिसके बारे में सलीका शाहीन कुछ बताना चाहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है सलीका शाहीन और आज मैं झारखंड के वन विभाग के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि वन विभाग हमारे 3 प्रकार में बांटा गया है, संरक्षित वन, सुरक्षित वन और औगीकृत वन। आइए हम जानते हैं पहले संरक्षित वन के बारे में। संरक्षित वन वह वन है जहां लकड़ियों को काटने की अनुमति नहीं दी जाती है और पशु को चराने की अनुमति नहीं होती है और इनके कुल क्षेत्रफल 18.05% है। और आगे आते हैं हम तो दूसरे स्थान पर है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन वह वन है जिसमें लकड़ियों को काटने की सीमा दी जाती है और पशुओं को चराने की भी सीमा दी जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 81.05% है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा औगीकृत वन। औगीकृत वन ऐसा वन है जिसके द्वारा
जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंधित नहीं लगाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण अगर नहीं हमारा सही होगा तो शायद हम अपना जीवन भी सही से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारा झारखंड में पर्यावरण का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में कोयला खनन क्षेत्र भी बताया गया है। कोयला खनन क्षेत्र मतलब यहाँ पे खनन होगा और फिर प्रदूषण भी होगा। तो प्रदूषण होगा तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखें, उनको नुकसान ना होने दें, उनका हानि ना होने दें। आगे आपको सानिया मैम बताएंगी। वन संरक्षण का गठन 1 जून 1988 में हुआ था, जो देहरादून में स्थित है। और इस साल जो वन का प्रकाशन है, ये 17वां प्रकाशन हो रहा है। और समय समाप्त। धन्यवाद। मैं जया गुप्ता, मैं तेजस्विनी पांडे, मैं नाहिद परवीन देश और दुनिया की शीर्ष खबरों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ सभी उपस्थित महानुभावियों और निर्णय मंडलियों को हमारा प्रणाम। आज की राष्ट्र महत्वपूर्ण खबरें कुछ इस प्रकार है। भारत को G20 और UNSC संगठनों की मिली अध्यक्षता। 2022 के विजय दिवस के सुअवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दी भारतीय शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारत राज्य छत्तीसगढ़ को खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारत के शौनक सेन को उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया प्रेस्टिजियस बुकर्स प्राइज, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के नाम से। आगे की खबरों के लिए मैं तेजस्विनी जी की ओर रुख करूंगी। अब खबरें शिक्षा और स्वास्थ्य जगत से। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली में किया गंभीर बदलाव। अब MBBS की शिक्षा हमारी मातृभाषा हिंदी में मध्य प्रदेश से हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टरों ने अंग्रेजी के किताबों का किया 4 महीनों में हिंदी अनुवाद। जॉर्ज डेफाउड नामक 90 वर्षीय महिला ने नॉर्दर्न इलॉयस यूनिवर्सिटी से हासिल की स्नातक की डिग्री। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 500 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें से 240 शब्द हमारी हिंदी भाषा से लिए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स किया तैयार, जिसमें हमारी मातृभाषा हिंदी शीर्ष 10 भाषाओं में शामिल। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में शुरू होगी इंटीग्रेटिव मेडिसिन विग। अब खबरों के लिए रूबरू करेंगी नाहिद जी। अब खबरें खेल जगत से। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट। भारत से मिली हार के बाद बांग्लादेश में हलचल। दूसरे टेस्ट के लिए बदल डाली टीम। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में बदलाव किया है। भारत ने पहले मैच पे जीत हासिल की और 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से बढ़त बना ली है। इटावा पहुंची विश्व विख्यात महिला मुक्केबाज मैरी कॉम। बोली पढ़ाई के साथ खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा। बच्चों को किया प्रोत्साहित। आप देख रहे हैं न्यूज कल तक रजनी पूर्ति के साथ। आज की खबर आ रही है सीधे हरिद्वार से। बाबा ने खोज निकाला है कोरोना का उपचार। मरने से नहीं होता कोरोना। अगर आप मर जाते हैं तो आपको नहीं होगा कोरोना। आज बात करेंगे इस विषय में कि पृथ्वी पर क्यों आते हैं एलियंस। क्या उन्हें पसंद आ गए हैं यहाँ के मोमोज चटनी। आज जमशेदपुर के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में हुआ हिंदी महोत्सव का आगाज शुभारंभ। इस 3 दिवसीय महोत्सव में शामिल होंगे देश विदेश के विद्यार्थी। आइए आपको ले चलते हैं आज की उस खबर की ओर जिस पर पूरे देश की निगाह है। कुछ ही मिनट में गिर जाएगा ट्विन टावर।
भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इस इमारत को किया जाएगा ध्वस्त। आइए आपको ले चलते हैं इसकी लाइव रिपोर्टिंग के लिए मेरी साथी संवाददाता रूबी यादव के पास। जी रजनी, आप देख सकते हैं मैं ट्विंस टावर के सामने ही खड़ी हूँ, जो कुछ ही मिनट में गिरा दिया जाएगा। जी रूबी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है वहाँ का हाल और क्या सोचती है वहाँ की जनता। जी रजनी, जैसा कि सबको पता है, ये भ्रष्टाचार के नींव पे रखी गई थी इमारत, जो कि 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जल्द ही गिरा दिया जाएगा। कुछ ही मिनट बाकी है इस ट्विंस टावर को गिराने में। जी रूबी, आपकी आवाज़ कट रही है क्या? कृपया आप अपनी बातों को दोहराएंगे। जी रजनी, जैसा कि जान सकते हैं कि अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं इस ट्विंस टावर को गिराने में। ये इमारत भ्रष्टाचार की नींव पे रखी थी। एक की लंबाई है कुल 1.103 मीटर और एक की लंबाई है 97 मीटर, जो कि 43 विस्फोटक की मदद से गिरा दिया जाएगा। जी रूबी, हमें विस्तार में बताइए क्या सोचती है वहाँ की आम जनता। यहाँ की आम जनता बहुत ही घबराई हुई है। उन्हें लग रहा है ये न्यूक्लियर अटैक जैसा तो नहीं होने वाला है, बल्कि ये किस टाइप से गिराया जाएगा वे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। जी रूबी से हमने जाना क्या सोच रही है वहाँ की जनता। जी रूबी, हमें बताएंगे कितने समय रह गए हैं ट्विन टावर को गिरने में। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है, कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है ट्विन टावर को गिराने के लिए। ये रहा काउंटडाउन स्टार्ट होता है 1 2 3 और ये रहा ट्विन टावर गिर चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्वस्त हुआ ट्विन टावर, आप जैसा देख सकते हैं मिट्टी में मिल गई है भ्रष्टाचार की इमारत और खत्म हुआ भ्रष्टाचार का एक अंत। और आज के बुलेटिन में इतना ही, हम फिर मिलते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कल तक। मैं नूर अफशा आप सभी के समक्ष स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर। आज हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया तथा चाइना के बीच में हुआ ताइवान विवाद। वहीं दूसरी ओर फ्रांस को पछाड़कर अर्जेंटीना बना फुटबॉल फीफा विश्व कप का बेताज बादशाह। जाने ऐसा क्या हुआ, सल्लू भाई हम सब के भाई सलमान खान के आंखों में आए आंसू। उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप, पूरा उत्तरी भारत गया ठंड से कांप। क्यों आखिर बम्बे शेयर मार्केट में मची हलचल, ऐसी कौन सी वजह थी? यूपी में एक नए पुल के उद्घाटन में हुआ एक अजीब सा हादसा। नए पुल के उद्घाटन के समय ही गिरा पुल। लोग उठा रहे हैं उंगली इंजीनियरों की महारथी पर। अब तत्पश्चात हम राजनीति से जुड़े खबरों के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं अपने न्यूज़ एंकर अना फातिमा की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया नूर अफशान इन ताज़ी सनसनी खबरों के लिए। चीन झड़प को लेकर संसद में मची धूम। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के झड़प को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद के बाहर या अंदर कांग्रेस हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीन के मुद्दे पर जुबानी तीर छोड़ा है। खड़गे ने केंद्र सरकार से चीन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। खड़गे ने ट्वीट कर डेम्फेरी रीच तक अपना निर्माण कर लिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खेल जगत की सनी खबरों को जानने के लिए मुखातिब होते हैं माहेपरा अनवर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अना फातिमा। मैं माहेपरा अनवर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष देश भर की कुछ बड़ी खबरों के सामने और मैं बताने जा रही हूँ खेलकूद से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। जानते हैं किसने किसको पछाड़ा और कौन बना विश्व विजेता। बात करें अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना का सपना हो चुका है पूरा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीत चुका है
और इसमें अब बात करें अगर मैच की तो मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी रहा। फ्रांस को अर्जेंटीना ने 4-2 से हरा चुका है। पेनल्टी शूट आउट हुआ। मैच का फैसला लियोनेल मेसी ने 2 गोल दागे, वहीं इम्बापे ने 3 गोल दागे और इम्बापे को ज़्यादा गोल दागने के लिए उन्हें मिला गोल्डन बूट का अवार्ड। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लियोनेल मेसी की तो लियोनेल मेसी को भी गोल्डन बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। बात करें अगर लियोनेल मेसी के लिए भी ये काफ़ी बड़ी जीत बनी। 20 साल के बाद उनके सपने पूरे हुए और साथ ही उनके फैंस भी इनको इस खुशी को लेकर काफ़ी खुश नजर आए और लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें ट्वीट करते जा रहे हैं। तो ये थी आज खेलकूद से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शालू तिवारी न्यूज टाइम बुलेटिन्स में आपका स्वागत करती हूँ। अभी अभी महत्वपूर्ण सूत्रों से हमें इस बात की जानकारी हुई है कि हिंदूवादी नेता और गिरजा सेना के संरक्षक कमल देव गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है चकंदरपुर में। आइए इस विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तृप्ति विश्वकर्मा के पास जाते। तृप्ति, इस विषय में और क्या जानकारी है? जैसा कि आपने बताया शालू, यहाँ पर कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। हम यहाँ पर स्पॉट पर देख रहे हैं कि परिजन रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। मैं कमलदेव गिरी की बहन से जानना चाहूँगी कि वे इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं। मैं कमलदेव गिरी की बहन, मेरे भाई का हत्या एक साजिश है। लोग कह रही हैं राजनीतिक हत्या है। मैं सरकार से ये मांग करूँगी कि इस घटना के बारे में सीबीआई जाँच करे। जब तक ये सीबीआई जाँच न करेंगे तो मैं भूख हड़ताल में ऐसे ही रहूँगी। जैसा कि हमने देखा, कमलदेव के परिवार रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। इससे हमें ये लगता है कि कमलदेव गिरी की एक राजनीतिक हत्या कर दी गई है। लेकिन इसके पीछे कौन है, किसने कमलदेव गिरी की हत्या की है? क्योंकि वे एक गिरिराज सेना के मुख्य संरक्षक थे और कमलदेव गिरी चक्रधरपुर में एक समाजवादी भी थे। तो जिसके कारण कमलदेव गिरी की किन कारणों से हत्या की गई है, उसके तहत हम लोगों को जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और परिवार के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि वे भूख हड़ताल करेंगे और वे इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जब तक सरकार इनकी मांगों पर समर्थन नहीं करती है, परिवार के लोग इसी तरह भूख हड़ताल करते रहेंगे। मैं तृप्ति विश्वकर्मा, कैमरामैन शालू के साथ, धन्यवाद। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। धन्यवाद। जैसे कि हर एक दिन नया आता है और हर एक दिन नई यादें लेकर जाता है, तो आज का दिन भी बहुत ही खास है और आज हम सब एक साथ हैं। तो गुड इवनिंग, और मैं आपके साथ श्रीनाथ न्यूज़ के साथ तो बिग बुलेटिन स्टार्ट करती हूँ। तलत नूर। मेरा नाम मनलता बेहरा और मैं अनिभा आहिर। बिग बुलेटिन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है युवा पीढ़ी, माता पिता की बात नहीं मानती है युवा पीढ़ी। ऐसे शुरू हुई प्यार से मर्डर की कहानी। एक 26 साल की लड़की ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा उसकी ऐसी मौत होगी। प्रेमी ने प्रेमिका के किए 35 टुकड़े। यह केस किसी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म की लग रही होगी, मगर यह सच्ची घटना पर आधारित है। क्या एक शव को मिटाने के लिए प्रेमी ने दर्दनाक साजिश की है? तो जानते हैं इसके चलते घटना कैसी थी और कैसी साजिश के रूप में ली गई। प्यार की एक खूनी दास्तां जो आप सभी को कर देगी हैरान। आज की युवा पीढ़ी अपने सपनों और कैरियर को लेकर एक नए शहर की ओर उड़ान भरती है। ठीक उसी तरह श्रद्धा भी मुंबई से दिल्ली की ओर आई और उसे आफ्ताब नामक एक व्यक्ति से मोहब्बत हो जाती है। और उसे क्या पता था कि वही इंसान जिससे वो अपने दिल से मोहब्बत करती है, वो एक दिन इतना खौफनाक हादसा उसके साथ रचेगा। तो श्रद्धा जब भी आफ्ताब से अपने प्रेम के लिए शादी की बात छेड़ती थी तो उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। ठीक इसी प्रकार एक दिन श्रद्धा ने अपने प्रेमी से शादी की बात छेड़ी और उसने उसे धक्का मार दिया और वहीं पर उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और कानून से बचने के लिए उसने उसके शव को 35 टुकड़े कर दिए। तो जानते हैं आगे का खबर। सवाल उठता है, क्या प्यार करना गलत है? और प्यार को एक रिश्ता का नाम देना
जो श्रद्धा गलती की थी, या माँ बाप की बातें ना मानकर अपने प्यार को चुनना, ये उसकी गलती थी। ये सब बातें कहीं ना कहीं प्रश्न बन रही है युवा पीढ़ी के ओर। पूरे भारत में लिविंग रिलेशनशिप में रहने पर एक खौफ पैदा कर दिया है। साथ ही युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को जाने अनजाने में दुख दे रहे हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को अपने सपनों को पहले पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये उसका पहला अधिकार है। तो श्रद्धा ने अपने माँ बाप की बातें ना मानकर और अपने प्यार को चुनकर जो लिविंग रिलेशनशिप में रहा, तो इसका नतीजा उसको खौफनाक हादसा जो हुआ उसके ऊपर, और लिविंग रिलेशनशिप ना रहती, आज वो अपने सपनों की ओर करीब होती। खैर, प्यार का खौफनाक हादसा तो हो चुका, साथ ही समय हो चुका। इसके साथ ये समाचार समाप्त करते हैं। नमस्ते, ख्याल रखिए अपना और अपने परिजनों का साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासा साहू और मैं मोक्षी जैन। हम आपका स्वागत करते हैं श्रीनाथ न्यूज़ में। और आज का हमारा खास शीर्षक है बॉलीवुड का बदलता बर्ताव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड का बदलता बर्ताव। क्या बॉलीवुड वैसा ही है जैसा वो पर्दे पे दिखता है, या पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही है? जी हाँ, हम आपको आज बॉलीवुड की कुछ ऐसी खबरें सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आज की जो खबर है वो किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा परिणीति चोपड़ा से संबंधित है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा की हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है ऊंचाई, और जिसका अहम हिस्सा रह चुके हैं जाने माने हस्ती अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर। इसी फिल्म के प्रमोशन से संबंधित एक कार्यक्रम में परिणीति हमें नजर आई, जिसका नाम था ऊंचाई पर परिणीति। इस दौरान उन्होंने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप या हम ही नहीं बल्कि पूरा देश अचंभित रह जाएगा। इस कार्यक्रम के चलते परिणीति ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए हमें यह बताया कि कैसे बॉलीवुड में उनका सफ़र आसान नहीं रहा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए परिणीति ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें एक मुख्य परिस्थिति बॉडी शेमिंग रही। इस कार्यक्रम के दौरान परिणीति ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए यह बताया कि कैसे बॉलीवुड के शुरुआती सफ़र में उनके ओवरवेट को लेकर उनका मजाक बनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन परिणीति ने इन नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कठिन परिश्रम से जवाब दिया। बॉलीवुड के इस जाल का शिकार सिर्फ परिणीति ही नहीं रही, बल्कि इस जाल ने जानी मानी अदाकारा सयामी खेर और हमारी देसी गर्ल प्रियंका को भी अपने शिकंजे में फंसा लिया। तो हाँ, बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा और सयामी खेर की। तो कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनके रंग और रूप को लेकर उनका मजाक बनाया और उनके दिल को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल, प्रियंका को उनके रंग को लेकर ब्लैक कैट, सरल शब्दों में कहूँ तो काली बिल्ली के नाम से बुलाकर उन्हें शर्मिंदा किया गया। और रही बात सयामी खेर की, तो उन्हें उनके नाक और होंठ जैसे अवयव की बनावट का मजाक बनाकर अपमानित किया गया। और तो और बॉलीवुड की इस मानसिकता ने ऐश्वर्या राय बच्चन का भी पीछा नहीं छोड़ा। उनके डिलीवरी के बाद होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया के उनके बढ़ते हुए वजन को लेकर उनका मजाक बनाया गया, उन्हें अपमानित किया गया। अब जब बॉलीवुड अदाकाराओं की बात हो ही गई है तो मैं आपका ध्यान मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू की तरफ खींचना चाहती हूँ। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद उनकी चलती बीमारी सेलियक डिजीज़ से होने वाले दुष्प्रभाव की भी आलोचना की गई, जिसके चलते हरनाज काफ़ी उदास रहने लगी थी। तो चलिए आज को हम यह आपसे समाप्त लेते हैं, करते हैं समय समाप्ति। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, अभिनंदन, जोहार। मेरा नाम है अनिमा अदिति। मैं हूँ शांभवी पाठक और मैं हूँ बेबी रानी महतो। श्रीनाथ न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2022 की कुछ प्रमुख खबरें।
आरंभ करते हैं इस वर्ष के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। राजनयिक वार्ता विफल होने के बाद फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन के युद्ध को माना जा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद। यूके की कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री चुनी गई लिज ट्रस की सरकार आर्थिक तंगी के कारण गिरी। ऋषि सुनक बने यूके के नए प्रधानमंत्री। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 समिट की अध्यक्षता। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही मच रही उथल पुथल के कारण उन्हें CEO का पद छोड़ना पड़ सकता है। फीफा विश्व कप में 36 वर्ष बाद मेसी की टीम अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कप अपने नाम किया। एम्बापे को मिला गोल्डन। आइए जानते हैं कुछ राष्ट्रीय समाचार। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार अब ऑनर्स डिग्री के लिए करनी होगी 4 साल की पढ़ाई। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प। अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गई वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लगातार गिरते रुपए की स्थिति पर कहा, रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। 61 मेडल हुए भारत के नाम, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य शामिल हैं। विराट कोहली ने एक लंबे इंतजार के बाद लगाया शतक। ईशान किशन बने दोहरा शतक लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 30 दिवसीय काशी तमिल संगमम का हुआ समापन। और ये रहे कुछ स्थानीय समाचार। स्थानीय नीति विधानसभा में पास। 1932 खतियान धारकों को ही मिलेगा तीसरे व चौथे ग्रेड में नौकरियां। साथ ही OBC के 27% व अन्य कोटा को भी बढ़ाने की स्वीकृति। रद्द होगी पुरानी नियुक्तियां। JHC ने नए सिरे से नियोजन नीति बनाने का दिया आदेश। सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों को झारखंड में 10वीं व 12वीं करना नहीं होगा अनिवार्य। JPSC से नियुक्ति में भी हो सकते हैं शामिल। आज के लिए बस इतना ही। शुभ संध्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झटाझट न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ नीतू कुमारी और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर और निकी कुमारी। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। अखिल भारतीय ससुराल संघ ने दिया निर्देश, अपना आधार कार्ड 31 फरवरी 2023 तक अपने ससुराल से लिंक करवा ले, अन्यथा ससुराल पक्ष से मिलने वाले अन्य कार्यक्रमों से मौसमी सामान जैसे पापड़, अचार व अन्य फल नहीं मिल सकेंगी। योजना सिर्फ 10 साल तक के पुराने दामाद पर ही लागू है। इससे पुराने को तो वैसे भी कोई नहीं पूछता। ब्रेकिंग न्यूज। अब महिलाओं के लिए एक बुरी खबर। अब सुंदरता भी आएगी GST के दायरे में। सरकार ने लगाया ब्यूटी टैक्स। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मिशन स्कूल से, जहां एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के टिफिन पर किया अपना हाथ साफ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मिशन स्कूल की सभी शिक्षिकाओं को सलाह दी जाती है कि अपना मेकअप करके ना आए, अन्यथा बारिश से मेकअप उतरने के कारण बच्चों को डरने की संभावना है। आज दोपहर के बाद मौसम लेगी करवट, होगा तापमान में गिरावट। अगर कल सुबह में सूरज निकला तो धूप निकलेगी और नहीं निकला तो नहीं निकलेगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपसे आपके सितारे। कौन कौन से लोग आपको रुलाएंगे और कौन कौन से लक्षण आपको गुदगुदाएंगे। किससे बचना है, क्या करना है, कैसी होगी आपकी होठों पर मुस्कान, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेष राशि से। मेष राशि वालों का आज का दिन शुभ रहेगा। उनकी पत्नी का मायके जाने पर जोर रहेगा। वृष राशि
वृष राशि वालों का समय ठीक नहीं है, उन पर शनि का ग्रह है, इसलिए हर शनिवार सफ़ेद कौवे को बर्गर पिज्ज़ा खिलाएं, शनि का कृपा बने रहेगा। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए झटाझट न्यूज़ चैनल। आज हम सभी हिंदी भाषा के विषय में जानेंगे। हिंदी विश्व की महानतम भाषाओं में से एक है। जहां यह भाषा विश्व की महानतम भाषा है, वहीं कॉर्पोरेट की दुनिया इस भाषा को कमतर आंकती है। जिस प्रकार यह कमतर आंकती है वह सवाल निशान है, परंतु श्रीनाथ विश्वविद्यालय इस महान भाषा की महानता पूरे विश्व को बता रहा है। ताज़ा सूत्रों के अनुसार पता चला है कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय अपना अंतर्राष्ट्रीय छठा हिंदी महोत्सव मना रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी संवाददाता रुद्राणी सिन्हा के पास, जो हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय से। रुद्राणी सिन्हा जी। जी लक्ष्मण, धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय में हूँ और आप ये देख सकते हैं कि सभागार में प्रवक्ताओं और प्रतिभागियों का खचाखच भीड़ भरा हुआ है। यहाँ पे प्रतिभागियों बहुत उत्साहपूर्वक अपने प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद रुद्राणी जी। चलिए हमारे दूसरे संवाददाता मेनकांत मंडल के पास चलते हैं। वह भी श्रीनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मेनकांत मंडल। थैंक यू लक्ष्मण जी। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हिंदी महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम श्रीनाथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन कराया गया है। जिसमें हम देख सकते हैं इसमें दीवार सज्जा से लेकर कई प्रतियोगिताएं शामिल है और हम लोग इसमें कई प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए हैं और कई तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपना हुनर प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद लक्ष्मण जी। धन्यवाद मेनकांत जी। जैसा कि हमने जाना, श्रीनाथ विश्वविद्यालय अपनी महानता के लिए जाना जा रहा है। उसने हिंदी महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं वह हम सभी के लिए नमनीय है। धन्यवाद। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। हम सभी पुनः मिलेंगे कल इसी समय पे। धन्यवाद। सबरमनी फनफनी, एक सम्मान, एक स्थान, बड़ा आयोजन और हजारों की भीड़, वो भी एक दो नहीं 3 दिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी उत्सव की, जिसका आयोजन इतने बड़े पैमाने में हो रहा है और इसका श्रेय जाता है, इसके कर्ता धरता है जुसदेव जी को। और गौर से देखिए इस इंसान को, ये वही इंसान है जो हर साल हिंदी महोत्सव के दिन यहाँ पे हजारों की भीड़ को इकट्ठा करता है। जुसदेव जी, आप इतने दुबले पतले क्यों नजर आ रहे हैं? आप तो बड़े हट्टा कट्टा हैं। अरे भाई, इतना बड़ा आयोजन इतने सालों से करवा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, समाचार पढ़वा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। दुबले नहीं होंगे तो और क्या होंगे? ओह, खैर सोचिए, छोड़िए, आप जरा इस कार्यक्रम पे प्रकाश डालिए। अब मैं क्या प्रकाश डालूं? इतने बड़े बड़े लाइट तो लगे हुए हैं, कहो तो ऑन करवा देता हूँ। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है इस इतिहास के बारे में कुछ बताइए, कार्यक्रम के इतिहास के बारे में। देखिए, 2016 में हमने यह महाउत्सव महाविद्यालय स्तर पर आरंभ किया था। 16, 17, 18, 19 और 21 से हम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आ रहे हैं। 2020? अरे उस समय तो कोरोना अपना उत्सव मना रहा था ना। इतना बड़ा आप आयोजित करते हैं, क्या आपको टेंशन नहीं होती? टेंशन क्यों होगी मुझे?
उसके लिए हमारे लोग हैं ना। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो आपका प्रमुख जो है, आपके सहयोगी कौन है ना मेरा परम प्रिय मित्र आशिक मिश्रा। अच्छा अच्छा, हो अच्छा अच्छा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपनी ग्राउंड लेवल संवाददाता से, वो अपना हाल बताएंगी वहाँ का। नमस्कार, मैं हिंदी महोत्सव में आप सबका अभी भी यहाँ पे हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पंडाल बना हुआ है, एकदम मेले जैसे लग रहा है। पर यहाँ पे एक भी ठेला नहीं है। ठेले होता तो जैसे बड़ा मजा आता, पर कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लाजवाब व्यंजन भी खाने को मिले हमें, बहुत ही मजा आया मुझे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे जगमगाते पॉइंट्स लिख रहे हैं, हमारे प्रतिभागी अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं। और हमारी मैम चना जी, उनका क्या नाम था मैं भूल गई जी। चना जी वो है अपने हाल ही में अपना एक्सीडेंट में अपना हाथ तुड़वा के तोड़ी हुई है, फिर भी यहाँ पे बनी हुई है। और सेप्रिया जी सेवा में लगी हुई है। और कुदांशु जी कूद के व्यवस्था देख रहे हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है। नमस्कार, मैं कनक प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ फटफट झटपट नेटवर्क में। आज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आइए देखते हैं क्या है इस समय की बड़ी खबरें। सार्वजनिक शौचालय में तस्वीर और पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्टों को सरकार ने दी कला शिक्षक की सरकारी नौकरी। इस बात पे ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट कर रही है हमारी संवाददाता संगीता। चलिए उनसे जानते हैं। जी संगीता। जी कनक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी संगीता। तो कनक, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर ही में उपस्थित है राजनगर के एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पर ही में पूर्व शौचालय चित्रकार को मिल गई है सरकारी शिक्षक की नौकरी। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके मन का हाल। आइए, तो बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले आप शौचालय में चित्रकारी किया करते थे और आज आप सरकारी स्कूल के शिक्षक बन गए हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो सबको राम राम। हम पहले बहुत दुखी हुआ करते थे। हम ट्रेन जाके फूल बनाते थे, पुष्पा संग राजू रंजू लिखते थे, लेकिन सरकार ने हमारा हुनर को देखा और उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में चित्रकार का शिक्षक बना दिया। अब हम बहुत खुशी है। सरकार की ओर से हमें बहुत सारा सहानुभूति मिला और हम जो है बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अपना परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जय गंगा मैया की। जी, हमें तो आपकी खुशी दिख ही रही है। तो कनक, जैसा कि आपने देखा कि सरकार की एक छोटी सी योजना से हमारे आम आदमी के चेहरे पर कैसी मुस्कान सी लहर दौड़ उठी है। जी हाँ संगीता, तो चलिए चलते हैं इस समय की दूसरी बड़ी खबर पे। प्याज हो गए हैं महंगे। जी हाँ, महंगे हो गए हैं प्याज, वो प्याज जो हमारे खानों का बढ़ाते हैं स्वाद। तो इस बात पे हमारी संवाददाता राखी बात करेंगी बाजार में और जानेंगी आम आदमियों के दिलों का राज। कनक, आप मुझे सुन सकती हैं? जी हाँ राखी। तो आप देख सकते हैं हम हैं बिकाऊ बाजार में। जैसा कि आप जान सकते हैं प्याज का दाम बढ़ गया है और इसका क्या असर पड़ा है आम लोगों पे, उनसे मिलकर हम उनका राय जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्याज का दाम बढ़ गया है, तो आपका इस पे क्या राय है, बताइए थोड़ा। अजी अभी छोड़िए, हमको ना अभी बहुत काम है घर में, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बहुत काम है, रहने दीजिए अभी थोड़ा सा। अरे आम आदमी लोग देख रहे हैं आपको, टीवी पे आपका प्रसारण आ रहा है, तो थोड़ा बता दीजिए उन्हें। अच्छा, हम टीवी पे आ रहे हैं क्या? ऐसा बात है? अच्छा, लिपस्टिक विपस्टिक ठीक है, थोड़ा ध्यान से मान। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, महंगाई का क्या है, महंगाई तो कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ रहा है और कल भी बढ़ते ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला है। बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बस सरकार को ये समझना चाहिए कि प्याज जो है वो थोड़ा खाने वाला चीज़ है। आलू में क्या डालेंगे, प्याज कांदा में क्या डालेंगे, अब बाल में तेल लगाना है, वो भी तो देखना है ना। तो सरकार से निवेदन कीजिए कि थोड़ा दाम कम करे, ठीक है? तो खरीद ले, आप भी लेते जाइए 2 किलो, कल धन्यवाद। दाम बढ़ जाएगा, ठीक है? नमस्कार जौहर,
आप सभी का स्वागत है श्रीनाथ न्यूज चैनल में। मैं सुनिधि सिंह, आज की पोशिका। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अब तक की आ रही सबसे बड़ी खबर। जमशेदपुर आदित्यपुर में स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया छठा त्रिदिवसीय हिंदी महोत्सव का आयोजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल हमारे भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। आगे की जानकारी के लिए मैं रुख करना चाहूंगी अपनी संवाददाता विशाखा की ओर। धन्यवाद सुनिधि। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं विशाखा आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय में उपस्थित हूँ और यहाँ पे बहुत ही रोमांचित माहौल है और बहुत उत्साहजनक माहौल है। ये बहुत गर्व की बात है कि आज भी इस महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम आज के यूथ को इससे हम अपने संस्कृति और मातृभाषा से जोड़े जा सके। तो आज चलिए हम लोग यहाँ के विद्यार्थियों से, जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जिज्ञासु सिंह। आपने किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? मैं यहाँ पे कोलाज कला और रंगोली में भाग लिया हूँ। तो जैसा जिज्ञासु जी ने बताया कि उन्होंने कोलाज में और रंगोली में भाग लिया है, तो आप मुझे अपना अनुभव बताएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ श्रीनाथ विश्वविद्यालय को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने साईनाथ विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे आने का एक सुनहरा मौका दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी छात्र एवं छात्राएँ आए हैं उनके लिए उत्साह मंत्र मुक्त करने का प्रोग्राम किया गया और यहाँ पे जितने भी शिक्षा और शिक्षक मिलके इस प्रोग्राम को सफलता को महत्वपूर्ण बनाने में एक अहम भूमिका दी है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि जिज्ञासु जी ने बताया कि उन्होंने यहाँ के माहौल का उल्लेखन किया और मैं भी ये देख पा रही हूँ कि यहाँ का कितना शानदार माहौल है। और सारी जानकारियों के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद विशाखा। जैसा कि आप सभी ने देखा, 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता शुरू हुआ 20 दिसंबर को और इसका अंतिम चरण होने वाला है 22 दिसंबर तक। दर्शकों, मैं चाहूंगी कि आप मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि व्यक्तित्व झक्की अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, मैं सानिया सुल्तान और आपका स्वागत है कल्पना टीवी के विशेष प्रस्तावना सत्य और स्याही में। आज हम बात करेंगे भारत के 2 बेटियों के बारे में जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। महाभारत से लेकर महाश्वेता देवी की द्रौपदी मेजन तक द्रौपदी यह नाम मात्र ही अदम्य साहस की प्रतीक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। 25 जुलाई 2022 को संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 वोट प्राप्त कर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें देश की प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिला। वह उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। आइए अब मिलते हैं गुजरात की एक लेखिका से। महज 13 साल की उम्र में भाविका माहेश्वरी ने महामहिम की सच्ची दास्तां को स्याही से बेहतरीन तरह से बयां किया है। सूरत से हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा। क्या बता रही हैं भाविका? जी बिल्कुल सानिया, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कक्षा 8 की छात्रा भाविका। तो भाविका, आपसे पहला सवाल, आपने जो यह किताब लिखी है संघर्ष से शिखर तक, इसे लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, अभी हाल ही में हम दिल्ली गए थे। वहाँ मुझे एक कार्यक्रम में प्रेरक वक्ता होने के लिए पुरस्कृत किया गया था। उसी दौरान मुझे राष्ट्रपति भवन देखने का भी मौका मिला। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे श्रीमती मुर्मू जी के विषय में बताया। मुझे उनकी जीवनी ने बहुत आकर्षित किया, परंतु बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई संतोषजनक जानकारी प्राप्त न हो सकी। मुझे लगा मेरी तरह और भी तो लोग होंगे जिन्हें इस विषय में जिज्ञासा होती होगी। बस इसी विचार से मैंने यह किताब लिखी। बहुत बढ़िया। वैसे सुना है कि आपने यह किताब केवल 15 दिनों में लिख ली,
क्या ये सच है? जी जी बिल्कुल, और इस कार्य में मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा। अच्छा भाविका, जिस तरह वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म के पूर्व ही रामायण की रचना कर दी थी, कुछ उसी प्रकार श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति घोषित होने से पहले ही आपने ये किताब लिख ली। तो क्या आपको पहले से पता था कि वही हमारी राष्ट्रपति बनेंगी? असल में उनके संघर्ष ने मुझे इतना प्रेरित किया था कि इस सम्मानीय पद के लिए मुझे वही योग्य दावेदार लगने लगी थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विश्वास था कि वही